हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी करवाऊंगी। इस बुक को टाइम पे रहते कंप्लीट करने के लिए मैंने एक बेस्ट टेक्निक निकाली है। आप सब मुझे कमेंट करिएगा कि ये जो मैंने तरीका निकाला है क्या ये ठीक है या नहीं है। देखिए, आपके पास में टोटल इस बुक में 9 यूनिट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगी और एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, तो 9 यूनिट्स आपकी आ रही हैं। मैंने ये इसमें सोचा है कि हर एक यूनिट से, जैसे यूनिट 1 यूनिट 2, सपोज़ यूनिट 1 में पहले स्टार्ट करती हूँ, तो हर एक यूनिट से आपको मैं 2 ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो पूरी यूनिट को कंप्लीट कर रहे होंगे, और प्लस अगर उससे रिलेटेड या उस यूनिट में से और कोई क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है तो आप उससे रिलेट करके उन आंसर्स को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन शॉर्ट, यहाँ तक कि जो आपकी टोटल 9 यूनिट्स हैं इनमें कम से कम टोटल 20 क्वेश्चंस आपके पास में हो जाएंगे। ये जो मेरी वीडियोस हैं इसके बाद में मैं जब इसको ऐसे कंप्लीट करूँगी तो 2 या 3 दिन मैक्स टू मैक्स इसमें लगेंगे और आपका 23 तक मैं ये कंप्लीट करवा दूँगी। अब जब आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपके पास में 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उसमें से करना ये है आपको कि उन 20 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2 एग्ज़ाम में चॉइस आती है आपके पास में क्वेश्चंस की, तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ना हो या फिर कुछ ऐसा हो। तो आपके पास में क्वेश्चंस पढ़े हुए आएंगे और इतना ख़राब टाइम किसी का नहीं होता कि आप 20 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और उसके बाद में एग्ज़ाम में से उसमें कुछ भी नहीं आ रहा हो। तो इसलिए मैं इस तरीके से करवा रही हूँ क्योंकि सिंगल यूनिट को पूरा कंप्लीट करवाने का टाइम नहीं है और फिर इस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें इसमें रह जाएंगी। तो मैं आपको ओवरऑल समझा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और यूनिट में आप कैसे रिलेट करके कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास में यूनिट 1। अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप इन पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं और ये सारे आंसर्स एक दूसरे से रिलेट करके आप लिख पाएंगे। और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करना, उसके बाद में लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यूथ कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी। जब आपके पास में यूथ या आइडेंटिटी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये कोटेशन आपको डालनी बहुत बहुत ज़रूरी है। यूथ इज़ अ हैप्पी बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू सी ब्यूटी। तो यूथ बेसिकली क्या है, वो खुश रहते हैं क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है ब्यूटी को देखने की, सुंदरता को देखने की। एनी वन हु कीप्स द एबिलिटी टू सी ब्यूटी नेवर ग्रो ओल्ड्स। अब ये चीज़ ना आपने हिंदी में स्टेटमेंट सुनी होगी कि इंसान का ना मन हमेशा जवान रहना चाहिए, बचपना इंसान को कभी अपना ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि टेंशन बहुत रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, तो उसमें हम जो लाइफ की ब्यूटी है ना उसको कहीं खो देते हैं। तो ये आप एज अ कोटेशन अपने आंसर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आगे आता है कंसेप्ट ऑफ यूथ। यूथ क्या होता है, तो पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं से इस यूनिट से रिलेट करता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। द वर्ड यूथ इज़ derived from the old English word young means youthful, young, recent, new, fresh, and Sanskrit word yovan meaning youth और young man। जो youth word है ना ये बेसिकली 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, एक हो गया इंग्लिश वर्ड और एक है संस्कृत वर्ड। तो दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, यंग मैन या फिर कोई यंग या न्यू फ्रेश, तो इसे हम यूथ कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस यूथ एज अ बीइंग यंग अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ स्पेशली एडोलेसेंस। तो जो अर्ली पार्ट होता है ना लाइफ का, एडोलेसेंस वाला मेन पार्ट टाइम, उसे हम यूथ कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे ना आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें यूथ और अडल्ट में डिफरेंस दे रखा है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ यूथ, तो आप इस आंसर को यहाँ से लिख सकते हैं। ये यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कोटेशन डालेंगे और उसके बाद में इन पॉइंट्स को अपने आंसर में ऐड ऑन कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपको यूथ को डिफाइन करना है अडल्ट के बेसिस पे, इसमें किस तरीके की डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं या अडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको यूथ को एक्सप्रेस करना है, तो भी आप इस आंसर को यहाँ से पिक कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट हेडिंग आती है यूथ। यूथ के बारे में पहले मैं बताती हूँ, उसके बाद में हम अडल्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूथ का देखिए, इज कंसिडर एज समवन हु इज नॉट येट एन अडल्ट, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूथ कॉरेस्पॉन्डेंट टू द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। Youth is seen as a being in the process of becoming. The stage is marked by the search for one's identity. जब हम अपनी आइडेंटिटी की पहचान कर रहे होते हैं, अडल्ट नहीं होते, तो उसे हम यूथ कहते हैं। यूथ आर ऑल्सो परसीव्ड एज पावरलेस एंड वैल्यूएबल। जो यूथ होते हैं ना उनको यूजुअली माना जाता है पावरलेस प्लस वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कोई भी वीक हो या फिर ईजिली हर्ट हो जाता है फिजिकली या इमोशनल
बेसिस पे। जैसे कि जो यूथ वाली एज होती है ना, यंगस्टर्स की जो एज होती है, उसमें उन्हें छोटी छोटी बातें ना बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। पेरेंट्स कुछ कह दें, अगर किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे कुछ सीन हो गया तो वो सब चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है यूथ में। तो इसलिए ये काफ़ी पावरलेस प्लस वैल्यूएबल होते हैं। पावरलेस इन द सेंस कि घर में ज़्यादा बच्चों की सुनी नहीं जाती। आप सबको पता है कि उन्हें समझा जाता है कि अभी वो नादान है, उन पे ज़्यादा चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो इसलिए उनके पास में अपने डिसीजंस वगैरह लेने की भी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, स्पेशली इन मिडिल क्लास फैमिली। तो ये आप यहाँ पॉइंट्स लिखेंगे। दे फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड सोसाइटीज़ एज लार्ज, और उन्हें बहुत सारा प्रेशर अपनी फैमिली प्लस सोसाइटी से फेस करना पड़ता है, चाहे करियर को लेके हो। अगर लाइफ में कुछ उन्होंने कर दिया तो वो चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो ना हो, लेकिन फैमिली एंड सोसाइटी उनको ये चीज़ फील करवा देती है। इन मैनी सोसाइटीज़ यूथ आर नॉट गिवन इनफ से इन डिसीजन मेकिंग। ये स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये होने देखने को मिलता है आपको। ज़्यादातर घर के जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनको राइट नहीं होता। वो अपनी लाइफ के भी डिसीजन जल्दी से नहीं ले सकते कि अगर उन्हें कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमना है तो परमिशन चाहिए, कुछ भी करना है तो परमिशन चाहिए होती है। तो बेसिकली वो ज़्यादातर अपनी लाइफ से जुड़े हुए डिसीजंस को भी नहीं ले सकते। इवन बहुत सारी फैमिलीज़ में तो बच्चों से ऐसा होता है कि वो करियर का जो डिसीजन होता है ना, कि उन्हें क्या करियर में करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, ये तक चीज़ें उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है यूथ आर कंसिडर्ड लेस रिस्पॉन्सिबल। पॉपुलर नोशंस ऑफ द यूथ कनेक्ट टू देम विद रिस्क टेकिंग एंड हेंस इंगेजिंग इन मोर रिस्की बिहेवियर्स। दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूथ एज अ रेबेलियस। जो यूथ होते हैं ना, उनको लेस रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो नादान है, अभी उनमें समझ नहीं है। प्लस जो बच्चे होते हैं वो बहुत वैरायटी का रिस्क ले लेते हैं, ना समझी में कुछ भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, फिर बाद में पेरेंट्स को और फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। ऐसा होता भी है, और बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा मिथ भी होता है कि बच्चे करेंगे ही करेंगे। हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा दे ऑल्सो रिप्रेजेंट यूथ एज अ रेबेलियस। और इसके अलावा जो यूथ है ना, उसको एज अ रेबेलियस भी डिनोट किया जाता है। रेबेलियस का मतलब होता है नॉट डूइंग व्हाट अथॉरिटी, सोसाइटी एक्सेट्रा वांट यू टू डू। जो आपकी सोसाइटी आपसे चाहती है कि अच्छे बच्चे बने, सॉरी थोड़ा फ़ोन स्टेबल नहीं हुआ, कि सोसाइटी चाहती है ना कि आप अच्छे बने, आप चीज़ों को ज़्यादा दिल पे ना लें या फिर किसी चीज़ को ज़िद में ना लें। ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। नाउ यूथ आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस एंड हैव क्रिएटिव आइडियाज़। जो यूथ होते हैं वो नए नए एक्सपीरियंस लेने को रेडी होते हैं, उनके पास में बहुत सारे नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं। यूथ आर ऑल्सो परसीव्ड एज डिपेंडेंट हैविंग लेस नॉलेज। इसके अलावा जो यूथ होते हैं वो पेरेंट्स पे या फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं, और प्लस उनमें जो नॉलेज का अमाउंट होता है ये कम भी होता है, लेकिन कुछ काफ़ी हद तक मैच्योर होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन की फॉर्म में आपको बता रखा है। सो ये पॉइंट्स आप यूथ के में लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अडल्ट। समवन हु इज़ कंसिडर ग्रोन अप एंड मेच्योर। तो जो बड़ा हो जाए, मेच्योर हो, जिसमें ज़िद ना हो, बच्चों की तरह ज़िद ना करे, सिचुएशन को समझे, मेच्योरिटी दिखाए, तो उसे हम अडल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। अडल्ट इज सीन एज अ बीइंग हु हैज़ बिकम समवन और हैज़ अराइव्ड और हैज़ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। जिनकी अपनी खुद की पहचान हो सकती है, जिनकी अपनी खुद की पहचान होती है, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें हम अडल्ट में देते हैं या अडल्ट के ग्रुप में उनको डाला जाता है। Adults, on the other hand, is perceived as powerful and strong, having independent decision ability. अब ये एग्जाम्पल ना आप अपने घर की, अपनी फैमिली में आपके बड़े भाई बहनों से ले सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उनकी वैल्यू होती है। डिसीजंस में भी उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है। अगर वो कोई बात बोलते हैं तो वो भी पूरी फैमिली सुनती है, समझती है। सो अडल्ट में ये एक स्पेशलिटी हो सकती है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अडल्ट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अडल्ट आर परसीव्ड एज रिस्पॉन्सिबल एंड हेंस आर गिव मोर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन एंड रोल्स। तो जो अडल्ट होते हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स कि 28 और 30 प्लस वो जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आइडिया होता है, अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाते हैं। जो उनका रोल होता है फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। इसके अलावा समवन हु एंगेज इन मेजर्ड एंड केयरफुल बिहेवियर। तो जो अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगा हुआ हो या फिर जो भी बिहेवियर है उसको चेंज करने में, अच्छे से अच्छा बनने का ट्राई कर रहे होते हैं, वो होते हैं अडल्ट में, जिसमें कुछ भी बचपना नहीं होता, सिलीनेस नहीं होती, हर चीज़ को बहुत ही मैच्योर लेवल पे ट्रीट करते हैं।
अडल्ट आर लार्जली रिप्रेजेंटेड एज बीइंग कॉन्फरेंस्ड। देखिए कॉन्फरेंस्ड का मतलब होता है, कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु इज बिहेव इन सम वेज एज मोस्ट अदर पीपल्स हु डज नॉट वांट टू बी डिफरेंट। जैसे कि जो बड़े होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट सब बड़े एक तरीके से ही बिहेव करते हैं, वो कुछ अलग तरीके का नहीं करना चाहते। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, फैमिली की साइड ध्यान देना, कोई भी फालतू का खर्चा नहीं करना, कुछ भी फालतू का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। तो यही यूजुअली जो अडल्ट होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं घर के, वो यही सब चीज़ें करते हैं। तो वो कुछ अलग तरीके का नहीं करते, यही सेम बिहेवियर को वो भी कंटिन्यू रखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे आपकी फैमिली में जो आपके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं आपके, वो जिस तरीके से रहेंगे तो आपके घर के जो बड़े भाई बहन है ना, वो उनमें भी इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि वो भी एक टाइम के बाद में आपकी फैमिली को इस तरीके से संभालने लग जाए, या धीरे धीरे उनमें भी वही सब चीज़ें, वही बिहेवियर आने लग जाए। अडल्ट आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट एंड मोर नॉलेजेबल। जो यूथ के कंपैरिजन में अडल्ट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, अपना सोर्स ऑफ अर्निंग होता है उनके पास में, प्लस उनके पास में ज़्यादा नॉलेज भी हो जाती है। और यहाँ पे जो नॉलेज को डिफाइन किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई का ज्ञान, यहाँ पे नॉलेज का मतलब है सोसाइटी में कैसे रहना है, आप कोई भी सिचुएशन है, कोई नेगेटिव सिचुएशन, उसको कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम से कैसे लड़ना है, कोई भी आपके पास में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उससे आप कैसे लड़ेंगे, कब तक आपको एकदम काम रह के कोई डिसीजन लेना है। तो ये सब चीज़ें नॉलेज में आती हैं। छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट नहीं कर जाना, चीज़ों को प्यार से एकदम नॉर्मल वे में हैंडल करना, तो ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में आती है, जो कि यूथ में कम देखने को मिलती है। ऐसा सुना भी होगा, जवानी में खून काफ़ी गर्म होता है और बहुत जल्दी वो गुस्से में डिसीजंस ले लेते हैं, और अडल्ट में वो चीज़ में कामनेस आ जाती है, वो चीज़ को सोच समझ के फिर डिसीजन लेते हैं। ये हो गया अडल्ट एंड यूथ। इसके बाद में जो यूथ है ना, अभी मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, लेकिन यहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे आपको यूथ को डिफाइन करना है। फर्स्ट है सोशो कल्चर, सेकंड वन इज इकोनॉमिक एंड थर्ड वन इज लीगल एस्पेक्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि ये तीनों ही फॉर्म्स पे आ जाए, सोशो कल्चर, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट्स पे, और ये भी हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका तीनों में से एक चीज़ पे आए कि आपको यूथ को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ सोशो कल्चर, या यूथ को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, या फिर यूथ को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स। तो ये दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी चीज़ आए तो आपको हर तरीके से आंसर के लिए प्रिपेयर रहना है। It is important to understand that youth is not just an age related to process or stage। तो youth क्या है, बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ एज ही है। कई बार आपने ऐसी भी सिचुएशन देखी होगी जिनकी एज काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन उनमें मेच्योरिटी लेवल नहीं आता। घर का बड़ा बेटा या बेटी होने के बाद भी उनमें वो मेच्योरिटी नहीं दिखती जो वहाँ के छोटे बच्चों में देखने को मिल जाती है। तो जो यूथ है ना या अडल्ट है, ये एज या नंबर से डिफाइन नहीं हो रहा है, ये एक प्रोसेस होता है कि आप अपने सोशल और कल्चरल फोर्सेस को कैसे करते हैं। आपकी स्कूलिंग है, फैमिली, जॉब, मार्केट कंडीशंस, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको बनाती हैं एक यूथ से अडल्ट में। एक मेच्योरिटी आप में इन सब चीज़ों की वजह से आती है। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है जहाँ पे बच्चों की एज ज़्यादा नहीं होती लेकिन उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि वो टाइम से पहले ही मेच्योर हो जाते हैं। अपनी एज ग्रुप से ज़्यादा मेच्योर वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपकी फैमिली क्या है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, मेच्योरिटी लेवल कैसा है आपका। तो ये सब चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। Youth all over the world, though similar in their biological age, yet they differ in their economic, social, culture and legal aspects। अगर हम biological age की बात करें, जो हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग यूथ में भी सिमिलर एज में हो सकता है। लेकिन अगर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और लीगल एस्पेक्ट्स पे अगर आप देखें तो यूथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। और इन सेक्शंस में हम तीनों में यही पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहले सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव बताऊंगी मैं आपको, सेकेंड जो है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, और जो थर्ड आपको दे रखा है वो है लीगल पर्सपेक्टिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है क्वेश्चन आपके पास में पूरे पॉइंट से रिलेटेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके भी पूछा जा सकता है। Now heading is socio-culture perspective of youth. Youth is not just related to age. Age refers to a biological relativity. However, the meaning and the experience of the age and the aging or growing up is influenced greatly by the society, culture and historical era we inhabit। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकल एज से ही किसी यूथ को डिफाइन करते हैं। तो एज से तो ये ज़्यादातर रिलेट नहीं करता। कई बार जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि आप किस सोसाइटी में ग्रो अप कर रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, आपकी फैमिली कंडीशंस कैसी है, आपको कैसे एटमोसफेयर में आप बड़े हुए हैं, तो वही चीज़ें आप में ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं। प्लस सोसाइटी है, जो हिस्टोरिकल एरा है, वो सब चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं
हैं। अगर आपके पास में हर चीज़ टाइम से पहले अवेलेबल है तो आपको चीज़ों के लिए स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ेगा, तो मैच्योरिटी आप में लेट से आएगी। लेकिन आपके पास में चीज़ें बहुत कम सोर्सेज में अवेलेबल है, आपको हर चीज़ के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली आप में कुछ हद तक मैच्योरिटी लेवल पहले से आ जाएगा बाकी आपके एज ग्रुप के कंपैरिजन में। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी है। तो यूथ इज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, तो जो यूथ है ना उसको सोशल लेवल प्लस कल्चर लेवल पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यही पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। इसमें एक थ्योरी है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव में, जो आपके एग्जाम में सेपरेटली भी आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कि किन्होंने दिया था, देखिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ जो कि किन्होंने दिया है ब्रॉनफेनबर्नर ने। ओके, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। इनके अकॉर्डिंग टू विच डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय द मल्टीट्यूड ऑफ द फैक्टर्स, दीज थ्योरीज पजेस दैट डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल एनवायरमेंटल सिस्टम्स। अब जो डेवलपमेंट होती है किसी भी यूथ की वो बेसिकली इन इन्वायरमेंटल सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करती है जो आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है माइक्रो सिस्टम, सेकेंड वन इज़ मेसो सिस्टम, थर्ड वन इज़ एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। तो ये जो 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ना 1, 2, 3, 4 और 5, इन सिस्टम्स के ऊपर जो किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट होती है, जो कल्चरल है या बिहेवियर है उसकी डेवलपमेंट इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और बेसिकली इन्हीं की वजह से वो इन्फ्लुएंस भी करती है। तो ये इन्होंने दिया था और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि जो ब्रॉनफेनबर्नर हैं इनके अकॉर्डिंग क्या इनके व्यूज़ थे, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये 5 पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है इस आंसर में। तो आप क्या करना है, इन साइंटिस्ट का, इनका ये जो थिंकर है इनका नाम लिखना, सॉरी साइंटिस्ट नहीं है ये, इनका नाम लिखना सर्कल में, उसके बाद में 5 ऐसे ब्रांचेस टाइप में बना देना और पांचों पे ये जो सिस्टम्स है ना इनको लिखना। आंसर काफ़ी ज़्यादा कैची लगेगा, जिसमें आप लिखेंगे माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और उसके बाद में क्रोनो सिस्टम। और देखिए ये जो वीडियो बार बार थोड़ा फ़ोन ना स्टेबल नहीं हो पाता है तो वो सिर्फ तब जब मैं बोलती हूँ तब आपको लगेगा, अदरवाइज जब आपको नोट करना होगा तो मैं एक बार स्टेबल कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी इनको पढ़ सकते हैं। नाउ द माइक्रो सिस्टम इज अ सेटिंग इन विच इंडिविजुअल लिव्स एंड इंक्लूड्स अ पर्सन फैमिली। माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड हो गया। छोटा मतलब कि आपकी फैमिली है, आसपास के आप जैसे ही लोग हैं, सेम क्लास कॉलेज के ग्रुप के बच्चे, स्कूल हो गया, नेबरहुड हो गया, जो आपके आसपास की सोसाइटी है जो आपके जैसे ही लोग हैं, तो वो क्या किस में आते हैं, आपके माइक्रो सिस्टम में, जो यूजुअली सो कॉल्ड आपके अपने हो सकते हैं। इसमें हम माइक्रो सिस्टम यूज़ करेंगे। द इंटरेक्शन ऑफ द यूथ विद पेरेंट्स, पीयर एंड टीचर्स हेल्प हिम कंस्ट्रक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ यूथ। जो भी आपके पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स हैं, वो एक तरीके का जो एक्सपीरियंस है, जो एक कैरेक्टर है ना आपका डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी माइक्रो सिस्टम में। जो आपके क्लोज वंस होते हैं ना वो चीज़ें आपकी माइक्रो सिस्टम में आती हैं। माइक्रो सिस्टम के बाद में नेक्स्ट आता है मेसो सिस्टम। इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन द माइक्रो सिस्टम और कनेक्शन बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल आर द रिलेशन ऑफ फैमिली एक्सपीरियंस टू स्कूल एक्सपीरियंस और स्कूल एक्सपीरियंस टू रिलीजियस एक्सपीरियंस एंड फैमिली एक्सपीरियंस टू पीयर एक्सपीरियंस। अब जो मेसो सिस्टम है ना इसमें क्या होता है, जब आप एक जगह के एक्सपीरियंस को दूसरी जगह पे आजमाते हैं, जैसे जो आपका फैमिली का एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली में बातचीत करते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, नहीं करते हैं, तो यही सेम क्वालिटीज़ आपके जो और अपने हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में आपका एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि जो चीज़ बच्चा अपनी फैमिली में सीखता है ना वही उसके बिहेवियर में आ जाती है। जो चीज़ आपको अपने स्कूल में पढ़ाई गई, अगर आपके स्कूल में आपकी क्लासेस में आपको एक रिलीजन को प्रमोट करना सिखाया गया, एक रिलीजन के फेवर में बताया गया और दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में जाना सिखाया गया, तो आप वही चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं आपके मेसो सिस्टम में, जब एक जगह के एक्सपीरियंस को आप दूसरी जगह पे एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, लिंक्स बिटवीन अ सोशल सेटिंग इन विच इंडिविजुअल डज नॉट हैव एन एक्टिव रोल एंड इंडिविजुअल्स इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यूथ एक्सपीरियंस एट होम में बी इन्फ्लुएंस बाय हिज मदर एक्सपीरियंस एट वर्क। द मैक्रो सिस्टम इन्वॉल्व्स, अब देखिए यहाँ पे जो आपके घर का जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सो सिस्टम में, एक्सो का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर जाके उसमें आप कुछ अलग से चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो अब जो एक यूथ का जो एक्सपीरियंस है ना वो यूजुअली अपनी मदर से एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। जैसे कि आपके जो फादर होते हैं ना वो बाहर रहते हैं, बाहर का काम करते हैं, तो अपने फादर के कांटेक्ट में बच्चे ज़्यादा नहीं जा पाते जितने कि मदर के कांटेक्ट में जा पाते हैं। इसी वजह से मदर से थोड़ा कम डर लगता है, फादर से बच्चों में थोड़ी हेजिटेशन रहती है, कुछ इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, नहीं बोल पाते फादर के सामने, तो ये चीज़ें इसी वजह से होती हैं।
नेक्स्ट आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, एक लार्जर कल्चर हो गया इन विच इंडिविजुअल्स लिव। दिस रेफर्स टू द यूथ इज शेप्ड बाय द कल्चर, नॉर्म, प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज। क्रोनो सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या हो गया, क्रोनो वर्ड जो होता है ना, हमेशा याद रखना क्रोनो का मतलब टाइम से रिलेटेड हो गया। तो कुछ इन्वायरमेंटल इवेंट्स हो गए ओवर द टाइम एंड ट्रांजिशंस ओवर द लाइफ कोर्स एज वेल एज सोशो हिस्टोरिकल सर्कमटेंसेस, तो उसे हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं। तो ये आपके पास में 5 पॉइंट्स है, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो ये 5 पॉइंट्स को आपको इन थिंकर के अकॉर्डिंग इसमें डिफाइन करना है। ये आपका सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ यूथ में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव हेल्प टू अस टू अप्रिशिएट द हेट्रोजेनिटी दैट एग्जिस्ट विद इन द यूथ पॉपुलेशन। जो सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव है ना, ये इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता है कि जो हेट्रोजेनिटी है, हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है, आपको पता है बहुत सारी वैरायटी के कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे आसपास में देखने को मिलते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। वी नीड टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा जो रोल होता है ना सोशल इंस्टीट्यूशंस का, जैसे फैमिली है, स्कूल में आपने क्या चीज़ें कैसे सीखी हैं, पहली बार अगर आपने कोई चीज़ गलत करी, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको टोक दें कि ये चीज़ गलत है, तो आप में वो चीज़ अपने आप ही बाद में सही हो सकती है। अगर आप बहुत मिस्टेक्स करते हैं, झूठ बोलते हैं और आपकी फैमिली उस चीज़ को सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आपके कैरेक्टर में आप बाद में देखने को मिलता है। इसके अलावा कल्चरल वैल्यूज़, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी कम्युनिटी को, इंसान को आप उसके जो भी उन्होंने पहना होता है, जो उनका रिलीजन है, उसके बेसिस पे जज ना करना सिखाना, ह्यूमैनिटी लोगों को सिखाना, अपने बच्चों को ह्यूमैनिटी सिखाना कि हर एक धर्म इक्वल होता है, चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए, इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी कल्चरल प्रैक्टिस में आती हैं। एंड ऑफ चार्जिंग इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द यूथ। तो ये सब चीज़ें आपके सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव में आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट दे रखा है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लुक्स एट द यूथ एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट अकर्स because of the shift in the age structure of working population of a country. It occurs when the proportion of working population out of the total population is high. अब देखिए, जैसे कि जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है ना, वो क्या आता है, आपकी फैमिली में 5 जने हैं जिसमें से 4 जने अर्न कर रहे हैं, तो जितनी पॉपुलेशन होती है उसमें से ज़्यादातर लोग मैक्स टू मैक्स जो प्रपोर्शन होता है, जो मैक्स टू मैक्स पोर्शन होता है ना, वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स कि आप किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जब आप काम करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, आपकी स्किल्स डेवलप होती है, तो उससे आपका चीज़ों को देखने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। वहीं अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो सिवाय लोगों की बुराई करने में या चीज़ों को यहाँ वहाँ करने के अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं होगा। यूजुअली जो लोग आज की डेट में ना ये सब मैटर्स वगैरह कम इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि लोगों ने काम करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। अगर एक फैमिली में 2-4 जने रहते हैं तो वो सभी ऑलमोस्ट आपको वर्किंग मिलेंगे। इफ़ दे आर ट्रेन टू बी प्रोडक्टिव एंड नर्चर्ड अप्रोप्रिएटली टू डेवलप देयर पोटेंशियल। अगर स्टार्टिंग से ही किसी को ये समझाया जाए कि उनका जो पोटेंशियल है, जो उनका टैलेंट है, उनको यूटिलाइज़ करना है और चीज़ों को जितने भी सोर्सेज हैं उनसे यूज़ करके उसको किसी ना किसी अच्छे वे में यूज़ करना है, तो बच्चा बैठ कर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप उस टाइम पे वो करने में लग जाता है। और जब हम स्किल्स को डेवलप करते हैं तो जो हमारी स्किल्स हैं उनमें बहुत एनहेंस होता है, चीज़ें बहुत अलग तरीके से हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो यूथ है ना, वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाता है, क्योंकि जब आपका यूथ, जो हमारा यूथ है किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, अगर यूथ अच्छा रहेगा ना तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूथ जो होता है ना वो फ्यूचर होता है। तो इसलिए, और प्लस यूथ के काम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए भी होता है क्योंकि उनके पास में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, तो वो चीज़ों को आराम से टैकल कर सकते हैं। प्लस ज़्यादा स्ट्रेस भी वो नहीं लेते और जो फिज़िकली भी वो फिट होते हैं, मेंटली लेवल पे भी काफ़ी हद तक वो फिट हो जाते हैं। तो इस वजह से यूथ के जो आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। तो इसलिए उनको ये चीज़ें अगर स्टार्टिंग से ही सिखाई जाए तो ये बाद में बहुत मेजर रोल प्ले कर जाता है और काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ है ना, इसमें कुछ आपको पॉलिसीज़ दे रखी है, जो अगर आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आपको ये आंसर को करना है। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो ये जो आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, इस बेसिस पे आपको ये चीज़ें लिखनी है और याद भी रखनी है। जो फर्स्ट पॉलिसी दे रखी है वो है नेशनल यूथ पॉलिसी NYP 2014।
India proposed a holistic vision for the youth of India. Their vision was to empower the youth of the nation and facilitate the growth, development and achievement of our youth. तो बेसिकली ये जो विजन है या जो पॉलिसी है इसका क्या मोटो था, जो हमारा यूथ है उसको एम्पावर करना, जो राष्ट्र का नेशन का जो यूथ है उसको एम्पावर करना, फैसिलिटेट करना ग्रोथ डेवलपमेंट और जो भी अचीवमेंट है यूथ की उस चीज़ के ऊपर वर्क करना। तो ये नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में इसीलिए लाई गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। इसके अलावा सेकेंड पॉलिसी नेशनल पॉलिसी थी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। तो देखिए दो पॉलिसीज़ मैंने बताई, एक 2014 की नेशनल यूथ पॉलिसी, सेकंड बताई 2015 की नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली बिजनेस स्किल्स होती हैं दैट प्रोवाइड्स एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू स्किल एक्टिव्स बीइंग कैरिड आउट विद इन द कंट्री। इसमें ना आपने बहुत सारी ना टीवी में एड्स एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी कि अपने बच्चे को ना नौकरी ढूंढने वाला मत बनाओ, जॉब देने वाला बनाओ, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो, जो हमारे पास ऑप्शंस है वो चीज़ें हो, जो चीज़ें हम बाहर की कंट्रीज से एक्सपोर्ट करते हैं वो चीज़ें हम अपनी कंट्री में काफ़ी अच्छे तरीके से बना पाएँ। क्योंकि इंडियंस में बहुत अच्छा दिमाग है, प्लस हम डेडिकेटेड बहुत होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। तो अगर हमारी स्किल्स को, हमारे यूथ की स्किल्स को डेवलप किया जाएगा तो ये चीज़ें फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये चीज़ें आपने लिखी। इसके अलावा एक और योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक ये योजना, यहाँ पे टोटल मैंने आपको 3 बताई हैं, तीनों को आप याद रख लीजिएगा। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो ये भी एक इसीलिए इस योजना को लाया गया था जिसमें 10 मिलियन जो इंडियन यूथ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली एक सर्टिफिकेशन स्कीम थी और ये जो सारी स्कीम्स हैं ना, ये पॉलिसीज़ इसलिए हैं कि आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो वो आपको कुछ स्किल्स सिखाएंगे, कुछ आपको करियर रिलेटेड चीज़ें सिखाएंगे जिससे आप अपना थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपकी स्किल जैसे जैसे डेवलप होंगी उसके बाद में आप अपने आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिकली इसीलिए हैं कि आप थोड़ा सा काम को लेके जागरूक हो, थोड़ा सा चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दें। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में लीगल पर्सपेक्टिव। लीगल ऑब्वियसली जो जुडिशियल लॉज वगैरह होते हैं इनसे पर्सपेक्टिव है ये चीज़ें। तो यूथ इज़ जुवेनियल। जुवेनियल क्या होता है, डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यंग और यंग पर्सन। तो यूथ को जोवेनियल्स भी कहते हैं या जोवेनीज भी कहते हैं। और लीगल पर्पस जो होता है, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस यूजुअली 18 और बिलो आर ट्रीटेड डिफरेंटली। मीन्स कि अगर जो लीगल पर्सपेक्टिव है, अगर यहाँ पे देखें जैसे कोई यूथ है उसने कोई क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, स्नैचिंग वगैरह जो आजकल बहुत नॉर्मल आपको देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए कुछ हमारी जुडिशरी में अलग से रूल्स हैं, अलग से रेगुलेशंस हैं। जो कि एज होती है ना 18 से 20 अबव जो एज होती है, जो कि अडल्ट होते हैं, अडल्ट पीपल्स में आते हैं, उनसे अलग यूथ को अलग से ट्रीट किया जाता है, इनको अलग तरीके की पनिशमेंट मिलती है। तो यही लीगल पर्पस, जिनकी एज 18 या 18 से कम होती है उनको अलग तरीके की पनिशमेंट्स दी जाती है, अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है अगर कोई क्राइम या ऑफेंस वो कर देते हैं। देयर इज़ अ सेपरेट लीगल सिस्टम फॉर क्राइम कमिटेड बाय द जुवेनियल्स। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई। तो इनके लिए एक अलग से लीगल सिस्टम होता है। ट्राई टू इन कोर्ट्स डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स फॉर द मिनिमम एज एट विच पर्सन कैन लेबल जुवेनियल वेरीज फ्रॉम द नेशन टू नेशन। हर एक नेशन में, हर एक कंट्री में इसकी एक अलग एज होती है जो जुवेनियल बोला जाएगा। इंडिया में जो एज है वो 18 ईयर्स से कम होती है, इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट कम द एज बिलो विच इज़ अ पर्सन टू बी कंसिडर वैल्यूएबल एंड इमेच्योर एंड हेंस कैन नॉट बी मेड फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन। अब कोई कुछ ऐसा भी होता है कि एज बढ़ जाती है लेकिन फिर भी उनको नहीं आइडिया होता कि वो क्या कर रहे हैं, माइंडली उनका काम नहीं कर पाता, या जो उन्हें नहीं पता होता जो उन्होंने चीज़ कर दी वो एक्शन वो उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इमेच्योरिटीज़ होती हैं, वैल्यूएबल होते हैं। मानिए कोई चीज़ उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गई तो उस टाइम पे काम ठीक से नहीं करता, तो ये साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी होती है जिसके बेसिस पे भी अलग तरीके से लीगली उनको जज किया जाता है। This is a period of childhood and adolescence and crime committed during this stage deal with most nations and other special laws known as juvenile justice laws भाटिया 2014। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, जस्टिस से रिलेटेड बात करी गई है। जैसे इन इंडिया दोज एज 18 एंड अंडर
आर कॉल्ड जुवेनियल्स। जिनकी एज 18 या उससे नीचे होते हैं उनको जुवेनियल्स कहा जाता है। सिंगापुर में ये एज 16 है। यूनाइटेड स्टेट में इसकी कोई कंफर्मेशन एज नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी छोटी एज में ही बच्चा ना अपने आप अर्निंग करने लग जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एज सच एज नहीं है। एंड फ्रॉम विच चाइल्ड इज अकाउंटेबल इन द जुवेनियल कोर्ट सिस्टम। इट वेरीज बिटवीन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम एज ऑफ 15 to 17। यूजुअली जो एज होती है वो 15 से 17 की ही एज होती है, और जो इंडिया में वो एज है वो 18 है प्लस। हाउएवर अकॉर्डिंग टू जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनियल्स एज ग्रुप 16 to 18 से टू बी ट्राइड लाइक एन अडल्ट और हेनियस और बार्बरिक ऑफेंस कमिटेड बाय द देम। अगर कोई किसी की एज जो ये इन्फोर्स जनवरी में 2016 में जो ये जस्टिस एक्ट आया था, इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ था, देखिए एक्ट आया था 2015 में, लेकिन इसको इन्फोर्स किया गया था जनवरी 2016 में। तो इसके अकॉर्डिंग जिनकी एज 16 से 18 साल होती है, और अगर वो कोई बहुत ही हेनियस का मीन्स की बहुत ही क्रूल और वायलेंट अगर वो क्राइम कर देते हैं, तो उन्हें भी उस चीज़ के लिए ऑफेंस किया जाएगा, उन्हें पनिश किया जाता है। तो यही चीज़ें आपको बता रखी हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का अलग अलग डेटा आपको दे रखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और जो ये लीगल लाइबिलिटीज़ है इसके अलावा हमारे भारत देश में 18 साल की जो एज है वो वोटिंग के लिए भी डिसाइड कर दी गई है। तो ये कुछ आपको मैंने पॉइंट्स बताए यूथ से रिलेटेड, पर्सपेक्टिव्स बताए तीनों। फर्स्ट यूनिट का अभी मैंने ये एक क्वेश्चन करवाया है, इसके बाद में हम करेंगे सेकेंड यूनिट का। सेकेंड जो आपकी यूनिट 2 दे रखी है, इसमें से मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द यूथ। ऐसे पहले मैं आपको हर एक यूनिट से एक या दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, जो आपकी यूनिट को ऑलमोस्ट कवर करेंगे, और अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कैपेबल बन जाएं। इसलिए पहले मैं आपको जो एक राउंड है उसमें सिंगल क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर सेकेंड राउंड में हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगी नो डाउट, तो प्लीज़ आप देखते रहिएगा। और फिर अभी हम करेंगे सेकेंड यूनिट। मैंने 3 पार्ट्स में इनको यूनिट्स को डिवाइड कर दिया, टोटल 9 यूनिट्स है, तो 3 जो चैप्टर्स हैं वो एक भी यूनिट में कवर करूँगी, 3 यूनिट्स सेकेंड वीडियो में, नेक्स्ट 3 यूनिट्स थर्ड वीडियो में। तो इस तरीके से मैं वीडियोस को डिवाइड करूँगी। नाउ सेकेंड यूनिट आती है डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द यूथ। अब इसमें क्या आता है, फर्स्ट जो कंसेप्ट है ना, क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द यूथ। तो पहले आपको डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर हम डेवलपमेंट का कंसेप्ट देखें, हैज़ बीन डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगन्स एट कंसेप्शंस एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। द की वर्ड इन द डेवलपमेंट इज चेंज। जो डेवलपमेंट होता है ना, ये बेसिकली कोई एज नहीं होती, थ्रू आउट द लाइफ ये होता है। जो भी आप में चेंजेस होते रहते हैं, जो भी आपकी ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, तो ये सब चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ग्रोथ और गेन्स बट ऑल्सो अबाउट द डिक्लाइन एंड लूजेस। तो डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं कि आपने चीज़ें ग्रोथ करी, आपकी ग्रोथ होती जा रही है, आपको हर चीज़ें मिलती जा रही है। डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि कब आप गिरे, कब आपने कोई चीज़ को लूज़ किया, और उसके बाद में आपकी जो ब्रेन की मैच्योरिटी है कि कोई चीज़ अगर आपने लूज़ करी, उसके बाद में आप कैसे खड़े हुए, वापस आपने चीज़ों को कैसे स्टार्ट किया, तो ये सब चीज़ें भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होती हैं। At the same time, we also see decline in the certain childhood habits like thumb sucking in at। अब जैसे जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे अंदर ना बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे थंब को सक करना, अंगूठा चूसने की हैबिट। तो एक टाइम के बाद में ना वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। आप जब एडोलसेंस एज में होते हैं, प्यूबर्टी एज में होते हैं, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा ही आप मतलब कि बहुत ज़्यादा आप में बचपना होता है, ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं होती है। लेकिन एक टाइम के बाद में आप में मेच्योरिटी आने लग जाती है, चीज़ों को समझने लग जाते हैं, टाइम प्लस पैसा दोनों की इंपॉर्टेंस आपको पता लगने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। ओवरऑल वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट। तो ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या चीज़ है, लर्निंग है, मैच्योरिंग है, अडेप्टिंग है। कोई चीज़ सीख रहे हैं, मैच्योरिटी आपका डिसीजन मेकिंग, चीज़ों को अडेप्ट करें, कोई नेगेटिव चीज़ है उसको सीख के आप अडॉप्ट कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज आ रहा है या फिर कुछ घर में आपके कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उन सब से टैकल करना ही एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। और डेवलपमेंट क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। एक बच्चे से लेके ओल्ड एज टिल डेथ आप कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते चले जाते हैं, आप नए नए तरीके से लाइफ को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के।
इसके बाद में हेडिंग दे रखी है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारे पास डेवलपमेंट है ना, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है। दिस मीन दैट डेवलपमेंट अकर्स इन वेरी डोमेन्स, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल ग्रोथ। तो डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब ये नहीं कि फिजिकल ग्रोथ, आप बच्चे से बड़े हो रहे हैं तो एज आपकी ग्रोथ हो रही है, सिर्फ उसी की बात नहीं हो रही है, बाकी अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं ग्रोथ के, जो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव। तो ये कुछ और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे कि दीज एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट कंप्रोमाइजेज ऑफ एनी चेंज इन द इंडिविजुअल्स फिजिकल नेचर फंक्शनिंग। फॉर इंस्टेंट, जैसे कि हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल फीचर्स चेंज हो रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपके फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है आपकी जो लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत वर्ड्स को बहुत सिली तरीके से बोलते हैं। मैच्योरिटी आने के बाद में आप वर्ड्स को बहुत ही ठहराव के साथ में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी सोसाइटी डेवलप होती है, आप वर्ड्स को वैसे ही बोलना लग जाते हैं, बहुत ही सभ्यता आ जाती है आपकी लैंग्वेज में। थिंकिंग का तरीका, जो आपकी वे ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत अलग हो जाता है। चीज़ों को टैकल करने का तरीका आपका चेंज हो जाता है, आपकी नॉलेज काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। मेमोरी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम से टैकल करना, पहले आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत नेगेटिव हो जाते होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब आप चीज़ों को टैकल करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही मैच्योरली आप डिसीजंस लेने लग जाते हैं। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, हर चीज़ बढ़ जाती है। तो ये सब पार्ट्स होते हैं कॉग्निटिव के। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इमोशनल। इमोशनल बेसिस पे देखिए, इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट इन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कनेक्शंस और अटैचमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि आप किसी की फीलिंग्स को मैनेज कर रहे हैं, इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, अ बेबी स्माइल व्हेन हर मदर होल्ड्स हर एंड क्राइज ऑन सीइंग अ स्ट्रेंजर इज अ पार्ट ऑफ इनफैक्ट इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ बच्चे के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे, जैसे अगर एक बच्चा है, उसकी मदर अगर उस बेबी को होल्ड करती है तो वो स्माइल करता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई अननोन या स्ट्रेंजर बच्चे को उठाता है या अपने पास लेता है तो उस टाइम पे वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। धीरे धीरे आप में मैच्योरिटी आने लग जाती है और आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक ग्रो करने लग जाते हैं। इसके बाद में आता है मोरल। मोरल का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू रीजन आउट राइट एंड रॉन्ग। जब आप सही और गलत में डिफरेंस आपको समझ में आने लग जाता है, जब आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें आती है मोरल डेवलपमेंट। जैसे कि आप जब छोटे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों पे जिद करते हैं, वो पेरेंट्स की साइड नहीं देखते, उन्हें पता नहीं होता है। एक्चुअल बात ये होती है कि उन्हें पता नहीं होता। फिर जब वो उनमें थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आती है, बड़े होते हैं, तो फिर वो अपनी सिचुएशन समझते हैं, अपनी फैमिली की सिचुएशन को समझ के उस अकॉर्डिंग चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो ये चीज़ होती है मोरल डेवलपमेंट में। पहले आपको चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता, बट एक टाइम के बाद में आप चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी मोरल डेवलपमेंट में आती हैं। नेक्स्ट आता है सोशल। सोशल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ द नॉलेज अबाउट अदर पीपल्स, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस लाइक इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स एक्सेट्रा। जब आप अपने रिलेशनशिप्स को डेवलपमेंट करते हैं, वो आपके रिलेटिव्स के साथ हो सकते हैं, फिजिकली आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप में जो आपके गोल्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो डेवलप होती है ना, स्किल्स जो इंटरपर्सनल लाइक कम्युनिकेशन हो गया, एम्पैथी, ये सब चीज़ें जो डेवलप होती हैं, तो इन्हें हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल। अनदर डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज़ बीन एडिड इंक्लूड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या चीज़ आती है, वंस कॉन्शियसनेस, डीपर अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, ग्रोइंग कनेक्शंस। मेन जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब, जब आपको पता चल जाता है कि हाँ अब आपको चीज़ें ना सीखनी है या चीज़ें पढ़नी है, तो ये एक तरीके की डेवलपमेंट होती है जब आप अपनी चीज़ों को सही गलत को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी फैमिली पे, आपके करियर पे। जब आप इन चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपके स्पिरिचुअल में आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो आप ज़िंदगी का मीनिंग सीखने लग जाते हैं कि लाइफ को जीना है, खुश रह के जीना है, तो ये सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल में आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में, यहाँ पे ना कुछ आपको सब ग्रुप्स दे रखे हैं। वेट अ मिनट। देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ डायमेंशंस दे रखी है। अब जो ये जो ऊपर आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, ये कई बार इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और कई बार ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो यूथ की जो जैसे एज वाइज यूथ में अलग अलग चेंजेस आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यूथ को आप एज से डिफाइन नहीं कर सकते। कईयों में मेचोरिटी लेवल काफ़ी पहले आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मेचोरिटी लेवल काफ़ी बाद में आता है। तो जो यूथ है ना, उसको अलग अलग सब ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यही चीज़ें आपको बता रखी है। फर्स्ट
फर्स्ट जो सब ग्रुप है ना वो है 15 to 19 ईयर्स एज का। 15 से 19 साल की जो एज है ये एक आपका फर्स्ट ग्रुप है, सब ग्रुप, जिसको हम कहते हैं अडोलेसेंस। इसमें बेसिकली एट द सेम टाइम ड्यू टू मैनी सोशल ट्रांजिशंस लाइक डिलेड कॉम्प्लीशंस ऑफ एजुकेशन, लेट मैरिजेस, अगर जैसे कि मैरिज लेट हुई है, जो एजुकेशन है वो लेट से कंप्लीट हुई है, तो ये चीज़ों का इफेक्ट जो होता है आपकी लाइफ पे पूरी तरीके से पड़ने लग जाता है। Thus, the period of transitions from childhood to adulthood has been expanded and now covers significant portion of our entire life span. अगर आपने लेट से पढ़ना स्टार्ट किया, मैरिज लेट से हुई है, तो जो चीज़ें आप पहले एज में फील कर सकते थे, अवेयर हो सकते थे, वो चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में पता चलती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है और उनको हम तभी उसी अकॉर्डिंग उसको फील कर पाते हैं। जो सेकंड सब ग्रुप है वो होता है 19 से 20 ईयर्स का, 19 से 29 ईयर्स का, और इसको बेसिकली जो डिफाइन किया जाता है अडल्टहुड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, अपनी एजुकेशन ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है और आप अपने करियर की साइड बढ़ जाते हैं, जो कि यूजुअली जॉब और सेटल होने से रिलेटेड होती है। बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, मतलब ये जो टाइम पीरियड है इसके बाद में ऑलमोस्ट सब लोग स्टेबल करियर हो जाता है, रिलेशनशिप मीन्स की शादी वगैरह जो भी होनी होती है, तो वो काफ़ी चीज़ें स्टेबल हो जाती है आपकी लाइफ में। एडोलसेंस को बेसिकली 3 पीरियड्स में डेवलप किया गया है। फर्स्ट है अर्ली एडोलसेंस जो कि 11 to 14 ईयर्स है। सेकंड है मिडल एडोलसेंस जो कि 15 से 17 ईयर्स है। एंड लास्ट वन इज़ लेट एडोलसेंस जो कि 18 से 21 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पे आपको ये टाइम पीरियड डिवाइड कर रखा है। और सॉरी मेरा गला the age group of 20 to 24 years are also refers as young adults। तो इनको यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दे रखा है, इसको एज वाइज आप प्लीज़ याद रखिएगा। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट। अब नेक्स्ट यूनिट थर्ड और फोर्थ में नेक्स्ट में कवर करूँगी, अभी बोला नहीं जा रहा है, नेक्स्ट में मिलते हैं। और 2 यूनिट्स में मैंने ये टॉपिक्स को कवर किया है। प्लीज़ इनको अच्छे से करिए, अपने नोट्स को मेंटेन करिए। और मेंटेन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आप लिखने बैठ जाएं, आपके पास में टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आप प्लीज़ लिखिएगा मत, जो भी चीज़ें आप उनको पढ़िए, जितना मैक्स टू मैक्स चीज़ों को बार बार रिविजन दे सकते हैं उतना करिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।